सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर रियाज नाइकू को सेना ने मार गिराया है। ये देश के लिए बड़ी कामयाबी है और आपको बता दें कि ये 8 साल से घाटी में सक्रिय था और इस पर 12 लाख का इनाम था और ये बड़ी कामयाबी देश के लिए। और इसी पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, ये कितनी बड़ी कामयाबी है सेना के लिए, क्योंकि 8 सालों से ये घाटी में सक्रिय था, 12 लाख का इनाम भी था और ये सेना पुलिस सीआरपीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा था। 3 दिन से खुफिया एजेंसियों से ये खबर मिली थी कि वो अपने मां से मिलने आ सकता है, जिसके बाद वहां पर जेसीबी का भी उपयोग किया गया इस्तेमाल से कि जो भूमिगत रास्ते से ये आ सकता है। और ये ऑपरेशन 3 दिन से चल रहा था और उसके बाद ये बड़ी कामयाबी मिली है। तो आपको क्या लग रहा है कि कितनी बड़ी कामयाबी है देश के लिए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा कि किस तरीके से हमारे सेना के जवान शहीद हो गए हैं और उस शहादत का बदला भारत ने ले लिया है। देखिए, जो ये आतंकवादी कश्मीर में आतंकवाद फैला रहे हैं, तो नाम अलग अलग हो सकते हैं कि जैश ए मोहम्मद हो, हिजबुल कमांडर हो, कुछ भी नाम रख लें। ये असल में क्या करते हैं कि भारत के विरुद्ध भारतीयों को ही लड़ाने की एक साजिश पाकिस्तान के द्वारा रची जाती है, जिसमें पाकिस्तान में जो बेस कैंप है वहाँ से वो आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करते हैं, वहाँ से पैसा और हथियार भेजते हैं और उसमें भारत के युवकों को भी शामिल करते हैं। लेकिन शामिल करने के लिए कोई एक आइकॉन चाहिए। जैसे पिछले दिनों आपने देखा कि एक आतंकवादी बुरहान वानी, वो देखने में स्मार्ट है, पढ़ा लिखा है और इसलिए लोग उसको पसंद करते हैं। वो युवाओं में अपनी पैठ बनाता है और एक सोच के दायरे में रखते हुए अपनी दोस्ती करता है कॉलेज में और अपने छात्रों में, और उसके बाद वो उनका इस्तेमाल करता है देश विरोधी गतिविधियों में। उनको पथराव करने के लिए सेना पे उकसाया जाता है, उनको हथियार उठाने के लिए उकसाया जाता है। तो जिस दिन बुरहान वानी को सरकार ने, सेना ने मार गिराया, उस दिन आपने देखा कि कश्मीर में कैसा मातम मना था। एक ऐसा समझ लीजिए जैसे कश्मीरी आतंकवादियों का वो एक आदर्श था और वो मारा गया। ठीक इसी तरह वो जो मास्टरमाइंड है, वो जो कमांडर है, कमांडर वो सेना में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादी इस्तेमाल करते हैं। कमांडर का मतलब यह है कि बुरहान वानी के बाद ये जो मारा गया है रियाज नाइकू, इसने पूरी कमांड संभाली हुई थी। तो एक तरीके तो ये एक पुल का काम कर रहा था कश्मीरी आतंकवादी और कश्मीरियों के बीच, पत्थरबाजों के बीच और जो पाकिस्तान में इनके आका बैठे हैं उनके बीच। तो ये एक पुल का काम करता था और यहां रह करके, क्योंकि पढ़ा लिखा है, टीचर है, आप समझिए एमएससी मैथ है, जो वो कहीं भी अच्छा टीचर बन सकता है और उसके टीचर होने के बाद लोग समाज में भी उनका आदर करते हैं और जिस भी जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनका वो आसानी से ब्रेन वॉश कर सकता है और इसलिए कितने बालक उनके संपर्क में होंगे, तो इस तरह से आसानी से वो आतंकवादी बना लेते हैं। दूसरी बात, जो भारत में इनके हिमायती लोग खड़े होते हैं और वो कहते हैं ये भटके हुए नौजवान हैं जो सेना पर पथराव करते हैं, वो भटके हुए कह करके उनको सिंपैथी देने की कोशिश करते हैं। ये किसी एंगल से भटका हुआ कौन हो सकता है? एक 5 साल 7 साल का बच्चा जिसको कोई समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है समाज की, वो पैसे के लालच में भटक सकता है। लेकिन एक एमएससी मैथ पढ़ा लिखा, वो एमएससी ऐसे ही नहीं हो जाती। तो वो एक समझ रखता है, सोच रखता है, पढ़ा लिखा है, उसको अच्छी तरह समझ है कि सेना पर पत्थर मारने का क्या मतलब है, सेना पे गोली चलाने का क्या मतलब है, एक हथियार उठाने का क्या मतलब है। लेकिन उसके बावजूद ये सोच भारत में पनप रही है, क्योंकि आपने देखा कि कल ही की घटना है कि कांग्रेस ने, सोनिया गांधी ने ऐसे आतंकवादियों का समर्थन करने वाले पत्रकार, ऐसी सोच का समर्थन करने वाले पत्रकारों को जब इनाम मिलता है तो यहां कांग्रेस बैठ करके उनकी तारीफ करती है, राहुल गांधी उनके पक्ष में ट्वीट करते हैं और बहुत सारे मानवाधिकार कार्यकर्ता इनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं और इन मुद्दों पर उनको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। और जब सेना के जवान हमारे शहादत, जब एक वीर गति को प्राप्त होते हैं, तब उनके लिए कुछ नहीं बोलते, एक शब्द भी है। और कहीं ना कहीं सेना को ये कहते हैं साहब सेना क्या कर रही थी। तो सेना के केवल हाथ इसलिए बंधे हैं कि उनके लिए भारत की जनता की सुरक्षा प्रथम है, क्योंकि ये हमारे भारतीय सेना की एक संस्कृति है कि वो चाहे तो, जैसे कि अब इस ऑपरेशन में किया है कि सेना ने 3 जगह ये घटनाएं चल रही थी, जो एनकाउंटर हो रहा था पुलवामा में, 40 किलो आईईडी लगाकर जहां आतंकवादी छुपे थे वो जगह उड़ा दी गई। तो इसी तरह ये जो पहले हुआ है वहां भी उड़ा सकते थे,
हमारे जो सेना के जो हमारे कर्नल वो वीर गति को प्राप्त हुए, वो उनकी जान बच सकती थी, लेकिन क्योंकि वहां कुछ परिवार वाले लोग घर में थे और हमारी सेना की ये संस्कृति रही है कि भाई हमें आम जनता को पहले ध्यान में रखना है, इसलिए उन्होंने अपना सीना आगे कर दिया। वरना चाहते तो उस परिवार को भी ऐसे ही घर परिवार समेत आतंकवादियों को उड़ा सकते थे। और हमारी सेना अब, क्योंकि सरकार जब से ये मोदी सरकार आई है, इन्होंने तब से सेना को पूरी पावर दे रखी है कि आपके कमांडर, आपके बड़े अधिकारी पूरा डिसीजन लेने में सक्षम हैं, आप स्वतंत्र हैं, आपको सेना को जो भी सपोर्ट सरकार से चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, आप खुलकर इन आतंकवाद का सफाया करिए। और इसी का नतीजा आज है कि लगभग 550 से ऊपर आतंकवादियों का सफाया अभी पिछले ही दिनों में ऑपरेशन ऑल आउट के तहत हमारी सेना कर चुकी है। इसी में पिछले 3 दिन के अंदर आप देखिए, एक जिंदा त्राल में जिंदा पकड़ा गया जैश ए मोहम्मद का, और अवंतीपोरा में और सरसाली में 2 जगह जो ये एनकाउंटर ऑपरेशन हो रहा है सेना का, इसमें बड़ी तबाही इन आतंकवादियों की हुई है। क्योंकि सेना के पास एक इनपुट है, इस दौरान में ये बड़ी संख्या में भारत में आने के इंतजार में ये आतंकवादी संगठन हैं। ऐसे में हमारी सेना अलर्ट पर है और किसी भी कड़े से कड़ी चुनौती को सामना करने में हमारी सेना सफल है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो अभी पिछले दिनों टिप्पणी कर रहे थे कि इनकी तो जो सेना, इनका जो देश है भारत की सेना, वो बाकी चीज छोड़कर 17 लाख सेना इन्होंने कश्मीर में लगा दिया है। हमारी दहशतगर्दी की वजह से 9 लाख इन्होंने खड़े कर दिए हैं। तो आपको बताऊं कि अभी मोदी जी ने जब नेम को संबोधित कर रहे थे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तब भी उन्होंने कहा कि हमारा देश, जब पूरा विश्व और हमारा देश कोरोना से जूझ रहा है, ऐसे में कुछ पड़ोसी देश आतंकवाद को फैलाने में लगे हैं। क्योंकि ये सोच रहे थे कि ये देश तो, इनकी सेना और ये देश भारत, ये कोरोना से जूझने में लगा है, हम कहीं आतंकवादियों को अंदर भेजने में सफल हो जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते कि इस समय हमारी जो सरकार है वो क्विक एक्शन लेने वाली है, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो तबलीगी हो। तो एक एक को करारा जवाब दिया जाएगा और जरूरत पड़ेगी तो, जैसे पहले ऑपरेशन हुआ है कि घुस के मारा गया उनको पाकिस्तान में, इस तरह से बड़ा ऑपरेशन भी होने की उम्मीद इस समय हम सरकार से करते हैं। सही कहा आपने, यहाँ पर भी अवंतीपुरा में ही उसको मारा गया है, यानी कि उनके घर में ही, जहाँ उसका घर है, जहाँ पर वो सक्रिय था, वहीं पर सेना ने उसे मार गिराया है। और जैसे कि आपने कहा कि सेना को आजादी है, लेकिन कहीं ना कहीं नियम और कानून के अंदर दायरे में रहकर उनको काम करना पड़ता है, इसलिए ये काम ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और जो ये कामयाबी मिली है वो बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि सेना को नियम और कानून के दायरे में रहकर ही ऐसे जो ऑपरेशन चलाने पड़ते हैं, उसमें भी उनको बहुत कुछ फॉलो करना पड़ता है। लेकिन ये जो बड़ी कामयाबी है, आपको बता दें कि किस तरीके से 3 दिन से ये ऑपरेशन चल रहा था। रियाज नाइकू को मारने के लिए 3 दिन से ऑपरेशन चल रहा था, और यहाँ पर ये खबर मिली थी खुफिया एजेंसियों से कि वो मां से मिलने आ सकता है, इसलिए, और ये खबर मिली थी साथ में ही कि सुरंग या भूमिगत तरीके से वो मिलने जा सकता है, जिसके बाद जेसीबी का भी इस्तेमाल किया गया और ये रियाज नाइकू को मार गिराया गया, साथ में उसके साथी को भी मारा गया। ये हिजबुल का टॉप कमांडर था। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि हिजबुल टॉप कमांडर जब से ही बुरहान वानी को मारा गया था, जब से उसको मार गिराया गया है, उसके बाद से ही ये घाटी में सक्रिय था। 8 साल हो गया है, 12 लाख का इस पर इनाम था। और साथ में ही आपको बता दें कि ये 8 सालों से जो कश्मीर में युवा हैं उनको आतंकवादी बनाने के लिए, उनको प्रेरित करता था आतंकवाद के लिए। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है सेना के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि नियम और कानून के दायरे में रहकर ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देना पड़ता है। तो ये सेना के लिए बहुत मुश्किल भी होता है, जिसके बाद ये इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। आपको क्या लगता है सर कि इतनी आज़ादी मिलने के बाद भी क्या नियम और कानून के दायरे में रहकर इतनी बड़ी जो कामयाबी मिली है, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है? नहीं, देखिए, एक तो ऐसे ऑपरेशन में सबसे पहली बात, कश्मीर के अंदर हालात ये हैं कि जिस एरिया में अभी ये जो रियाज नाइकू था, ये पूरे गढ़ इन्होंने आसपास अपने बना रखा था, क्योंकि जो जितने भी वहाँ युवा हैं, क्योंकि ये टीचर थे, इसके कारण जो इनके स्टूडेंट थे और जहाँ जहाँ इनकी उठ बैठ थी, ये लोग आदर करते हैं कि एक टीचर है, तो उसके कारण पूरा एक वहाँ पे गिरोह बन गया। और ये गिरोह ऐसा है कि अगर सेना वहाँ एंटर करेगी तो उनको पीछे से पत्थर मारेंगे।
ये जो मैं आजादी की बात कर रहा हूं, जो आप अभी कायदे की बात कर रहे हैं कि पथराव हो रहा है सेना पर, पीछे से पथराव हो रहा है, आगे से गोलियां चल रही हैं, सेना के लिए एक मुसीबत यह है कि वो करे तो क्या करे। ये जो कायदा है, क्या ये नियम कायदे कानून सब सेना के लिए है? आतंकवादियों से लड़ने के लिए जब तक सेना को यह आजादी नहीं मिलेगी कि जो उन पे पत्थर मारेगा उसका भी जवाब सेना गोली से दे सकती है, उनका कोई मानव अधिकार आगे ना आए, क्योंकि वो देश की सुरक्षा में बाधा बने हुए हैं। और जो आतंकवादी का साथ दे रहा है, क्योंकि वो आतंकियों को बचाने के लिए ही तो सेना पे पथराव करते हैं, वो आतंकवादी गतिविधि में पकड़ा जाए तो उसको सख्त से सख्त सजा दें, रासुका में उसे बंद करें, या और उन पे आतंकवादी जो गतिविधियां लगती हैं एक्ट की वो उन पे लगें। तब तक ये सेना के हाथ बंधे हुए ही समझ लीजिए जाए। अगर सेना को खुली आजादी दी जाए इस तरह से कि अगर कोई पथराव कर रहा है तो उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन लें, और जो गोली सामने से चला रहा है उसका मुकाबला इसी तरह हमारी सेना करेगी। पाकिस्तान अच्छे से समझ ले कि वो जितने आतंकवादी भेजेगा उनके भेजने की यहां स्वागत की तैयारी गोलियों से हमारी सेना करेगी, और उनको इसी तरह नापाक इरादे उनके दफन कर दिए जाएंगे, उनको इसी तरह उड़ा दिया जाएगा, चाहे वो जमीन के नीचे हो चाहे वो आसमान से टपके हो, तो बख्शा नहीं जाएगा। ये पाकिस्तान में बैठे हुए आका उनके जो सोच रहे हैं कि हम भारत में कहीं कोरोना से मात दे देंगे या हम जिंदा हथियार लेकर के किसी आतंकवादियों को भेज देंगे, हर तरह से उनको मिटाया जाएगा। अब यहां केंद्र में मोदी सरकार बैठी है जो बिरयानी नहीं खिलाती, जो गोलियों से जवाब देती है। बिल्कुल, ये टेक्नोलॉजी का भी काफी इसने इस्तेमाल किया था, और इसमें आतंकवाद फैलाने के लिए टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करता था, इसलिए इंटरनेट सेवा भी कश्मीर में बंद कर दी गई है, और ये सेना के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। जय हिंद, जय भारत।